फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में काफी सारे मैटरनल चेंजेस होते हैं। तो आखिर ये चेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसमें या तो एनाटॉमिकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस के बारे में। एनाटॉमिकल चेंजेस या तो जेनाइटल ऑर्गन्स में हो सकते हैं, ब्रेस्ट में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, या फिर स्केलेटल चेंजेस हो सकते हैं। अब जेनाइटल चेंजेस क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें यूट्रस में क्या होता है कि मसल्स 3 लेयर्स में होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडिल इंटरमीडिएट होती है और इनर सर्कुलर लेयर होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मसल्स का नंबर और साइज दोनों इंक्रीज हो जाता है, जिसको कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ये साइज फंडस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉडी, जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होता है और ये 12 वीक्स तक ज्यादा प्रोनाउंस होता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट 60 ग्राम्स होता है, जबकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट 1 kg हो जाता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की कैविटी 5 to 10 ml की होती है, प्रेगनेंसी में वो कैविटी 1 लीटर की हो जाती है। नॉन प्रेग्नेंट की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रेगनेंसी में लेंथ इंक्रीज होकर 35 सेंटीमीटर हो जाती है। ब्लड सप्लाई मेनली जो है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की यूट्राइन आर्टरी होती है। ओवेरियन आर्टरी बहुत कम सप्लाई करती है, लेकिन प्रेगनेंसी में यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी दोनों इक्वली सप्लाई करती हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो फर्म होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में यूट्रस सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाता है। यूट्रस की शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पायरिफॉर्म शेप का होता है, जबकि 12 वीक्स पे क्या होता है, यूट्रस ग्लोबुलर शेप का हो जाता है। फिर 28 वीक्स पे वो फिर से पायरिफॉर्म शेप का हो जाता है और 36 वीक्स पे स्फेरिकल शेप का हो जाता है। यूट्राइन लिगामेंट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यूट्रस राइट साइड में टिल्ट हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रेक्टोसिग्मोइड होती है, तो यूट्रस का राइट साइड में टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाती है। यूट्राइन पेरिटोनियम में क्या होगा, जो पाउच ऑफ डगलस होता है वो डीप हो जाता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो इस्थमस से बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इस्थमस हाइपरट्रॉफी हो जाता है और 3 टाइम्स हो जाता है अपनी ओरिजिनल लेंथ के। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा होती है, वैसे वैसे इस्थमस अनफोल्ड होने लगता है और फिर यूट्राइन कैविटी में ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट को बनाने में हेल्प करता है। फिर ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पास्मोडिक, पेनलेस कंट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स के डायलेटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें इंट्रा यूट्राइन प्रेशर भी लेस देन 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेंटेन रहता है। इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तब डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी अगर हम देखते हैं तो यूजुअली 5 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बीच में होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन अगर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है तो नहीं पता चलते हैं। फिर यूट्राइन वेसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, 20 वीक्स पे ही यूट्राइन वेसल्स की स्पायरलिंग शुरू हो जाती है और उनका जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये किन हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होता है, ये ज्यादातर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा कि यूट्राइन आर्टरी डायलेट हो जाती है और यूट्राइन वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यूट्राइन वेन्स भी डायलेट हो जाएंगी और लिम्फेटिक्स ओपन अप हो जाते हैं। ये सब चेंजेस जो है प्लेसेंटल साइड पे ज्यादा होते हैं। अब और बाकी जेनाइटल चेंजेस क्या क्या होते हैं, सर्विक्स के जो चेंजेस हैं वो भी 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद दिखने लगते हैं। सर्विक्स इडिमेटस हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। जो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है उसको हम गुडल साइन बोलते हैं, जो कि 6 वीक्स पे दिखता है। साथ ही साथ में सर्वाइकल ग्लैंड्स का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है और ग्लैंड से सिक्रीशन का इंक्रीज हो जाता है। जो ग्लैंड से सिक्रीशन इंक्रीज होते हैं उसको हम सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं, या फिर सर्वाइकस म्यूकस प्लग, जो कि सर्वाइकल कैनाल को ऑब्लिटरेट कर देते हैं। अब जब ये म्यूकस प्लग सर्वाइकल कैनाल को ऑब्लिटरेट कर देगा तो कुछ भी बाहर की चीज सर्विक्स से यूट्रस के अंदर नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन बैरियर की तरह एक्ट करता है यूट्राइन कंटेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। वल्वा में भी वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसमें वेरिकोसिटीज आ जाती हैं। लेबियम माइनोरा पिगमेंटेड और हाइपरट्रॉफिड हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, एपिथेलियम फ्लैट हो जाती है और कई बार फेलोपियन ट्यूब टॉर्जन भी हो जाती है।
वेजाइना में क्या क्या चेंजेस होते हैं? वेजाइना में भी वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेजाइना सॉफ्ट, मॉइस्ट और ब्लूइश हो जाती है, जिसकी वजह को हम जैक्टोमस साइन बोलते हैं। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी। साथ ही साथ वेजाइना का डिस्टिंक्शन हो जाता है और वेजाइना की पीएच एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है लैक्टोबैसिलस की वजह से। अब ओवरीज के क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओवरी में भी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओवरी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ जिसकी होती है 8 वीक्स तक, जो कि प्रेगनेंसी को 8 वीक्स तक मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन डेसिडुअल रिएक्शन ओवरी के सरफेस के नीचे दिख सकती है। पेल्विक लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, जितने भी पेल्विक जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, पेल्विस ज्यादा मोबाइल हो जाती है और पेल्विस की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा तो पेल्विस को बेबी के साइज के अकॉर्डिंग एनलार्ज होना होता है, इसीलिए लिगामेंट सारे रिलैक्स हो जाएंगे, सारे जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएंगे और पेल्विस मोबाइल हो जाती है। अब ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो ब्रेस्ट में डक्ट्स होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएंगी और प्रोलिफरेट कर जाएंगी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। साथ ही साथ ब्रेस्ट में वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जो निपल्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, इरेक्टाइल हो जाएंगे और पिगमेंटेड हो जाएंगे। वीनस प्रोमिनेंसेस हो जाएंगी ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है, कई बार कुछ पेशेंट्स को ब्रेस्ट टेंडरनेस भी होती है, जिसको कि हम मेस्टोडाइनिया बोलते हैं। इसमें क्या होगा? tingling to frank pain caused by hormonal responses of the mammary ducts and alveolar system। फिर मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं? इसमें जो एरियोला के आसपास कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। साथ ही में 12 वीक्स तक क्या हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, और 16 वीक्स पे ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये थिक और येलोइश होने लगता है। ये येलो कलर का होता है, जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के बाद, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो 12 वीक्स पे भी आ सकता है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं होती है। ये देखिए, ये है मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स, नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स अराउंड द एरियोला व्हिच इज सीन इन सेकंड मंथ्स, दैट इज एनलार्ज्ड सेबेशियस ग्लैंड्स और रुडिमेंट्री लैक्टिफेरस डक्ट्स। फिर स्किन चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पिगमेंटेशन हो सकता है, फेस पे बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस आ सकती है चीक्स पे, जिसको कि क्लोइस्मा ग्रेविडेरम बोलते हैं, और पेट पे जो लीनिया एल्बा होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है, जिसको कि लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। साथ ही साथ पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जो कि पिंक लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है फ्लैंक्स में। इसको हम स्ट्राया ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये लेबर के बाद व्हाइट हो जाती है, जिसको कि स्ट्राया एल्बिकेंस बोलते हैं। फिर स्केलेटल चेंजेस क्या होते हैं? प्रेगनेंसी में लंबर लॉर्डोसिस बढ़ जाता है। नॉर्मली लॉर्डोसिस और काइफोसिस स्पाइन के कर्व्स होते हैं, और जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम सेंटर में होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पाइन की मसल्स वीक होती जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा लॉर्डोसिस और काइफोसिस बढ़ जाता है, मतलब स्पाइन के जो कर्व्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। साथ साथ जो पेल्विक जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो जितने भी पेल्विक जॉइंट्स और लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ आईज में भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आईज में इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, कॉर्निया की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, कॉर्निया की थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहे हैं मे बी वो अब आपको फिट ना हो। साथ ही साथ में कुछ क्रूकेबर्ग स्पेंडल्स होते हैं, जो कि कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस पे ब्राउनिश रेड ओपेसिटीज होती हैं। साथ ही में आईज में पिगमेंटेशन इंक्रीज हो सकता है, एकोमोडेशन मतलब कि आपकी फोकस करने की जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है, लेकिन ये बात देखने वाली है कि विजुअल फंक्शन अनअफेक्टेड रहता है इसकी वजह से। अब वेट गेन कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडियली नॉर्मल वेट के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका बीएमआई नॉर्मल है उसमें 11 to 12 केजीज लगभग वेट गेन होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का वेट कम, बीएमआई कम है, कोई अंडर वेट है, तो उसमें 12 to 18 केजीज भी अगर वेट गेन हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। और कोई अगर ओवर वेट है, मान लो कि किसी का बीएमआई 25 to 30 है, तो उसमें वेट गेन कम होना चाहिए, जैसे कि 7 से 11.5 केजीज के बीच में होना चाहिए। और कोई अगर ओबीजी है
तो उसमें वेट गेन 5 to 9 kgs ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी में वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्री एक्लेम्पशिया में हो सकता है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बातें एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में थी। बाकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।